अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी के स्पेशल प्रोग्राम एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को एक्सपो सेंटर कराची से खुश आमदीद कहता है। यहाँ इन दिनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे मुल्क का IEEE पाकिस्तान का प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, और इस सिलसिले में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर जमा हैं और बिज़नेस टू बिज़नेस और दीगर मामलात के अंदर डिस्कशन चल रही है। और फिर क्या कुछ फ़ायदा इन तमाम कंपनीज़ को होता है, हम अपने प्रोग्राम में इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम IEEE इससे क्या कुछ फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को पहुँच रहा है, ये भी हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। आज मेरे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन आबाद के चेयरमैन मिस्टर हनीफ मेमन साहब। थैंक यू वेरी मच हनीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के सरबराह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर मोनिस सिद्दीकी, ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं IEEE कराची के सेंटर के, और उनके साथ मिस्टर शेख शिराज मालिक CEO ST इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ भाई, जितने भी एग्जीबिशन एक्सपो सेंटर में होते हैं ज़ाहिर है वो बिज़नेस रिलेटेड होते हैं, B2B सारे लोग जो है वो इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं, या दीगर बिज़नेस अरेंजमेंट्स, इंटरनेशनल कंपनीज़ भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे ST को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी CEO भी आई हुई हैं सिंगापुर से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ फ़ायदा होता है इस तरह के सेमिनार से पाकिस्तान को, बिलखुसूस IEEE से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सपो आबाद ने भी बहुत किए हैं, बदर एक्सपो सोल्यूशन भी बहुत एक्सपोज करता है यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है और बहुत बड़ा एक्सपोजर्स मिलता है इसके अंदर, और एक नई टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी दुनिया के अंदर आ रही है उसको उजागर किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जैसे माजी के अंदर हम देखते हैं कि मैं भी तकरीबन को 42 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हूँ। तो किसी ज़माने जब हम ग्राउंड+4 बनाते थे और उसके अंदर आर्किटेक्ट ही हमें जो है वो 4 लकीरें मार के दे देता था कि जी ये 2 पॉइंट जो है बिजली के हैं, 1 पॉइंट पंखे का है, ये यूनिवर्सल पॉइंट है। आज IEEE जो है एक नई इन्वेशन, नई रेवोल्यूशन लाया है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक के अंदर जो रेवोल्यूशन आया है, जिसके अंदर जब हम किसी भी आर्किटेक्ट को, इनके कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो हमें एज ए कम्युनिटी, एज ए बिल्डर, हमें इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि देखिए ये इसी चीज़ों से हमें मालूमात मिलती है, जैसे एक्सपोजर्स मिलता है, हमारे जितने भी एक्सपोज लगते हैं आबाद ने खुद किए हैं, इंटरनेशनल लोग आते हैं, नई इन्वेंशंस लेकर आते हैं, नई चीज़ें लेकर आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इसके अंदर बहुत अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ अपनी कि जिस तरह अब हम कंसल्टेंट हायर करते हैं, हमें बीइंग एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि हम जब कंसल्टेंट को अपना कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं तो वो हमें पूरा डिज़ाइन करके देता है, जिसमें हमारी कॉस्टिंग खौतर का बहुत कम हो जाती है, रूट्स कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो ख़दशात होते हैं कि कहीं पर आपका इलेक्ट्रिफिकेशंस के अंदर जैसे आग लग जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, उस फैक्टर को भी वो बेलूज़ खातिर रखते हुए उसका वो डिज़ाइन बना कर देते हैं। तो हमें इससे बड़े फ़वाइद है इसके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पहुंच चुका है कि हम खुद अपनी इंडस्ट्रियलाइज़ करके और इंडस्ट्री के अंदर हम यहाँ लोकल प्रोडक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। जो हम पहले चाइना से या कहीं से इंपोर्ट करते थे, आज लोकल। किसी ने अभी एक सवाल किया था यहाँ पे कि जो हमारा जो ग्रिप्स हैं जो हम मेन लाइंस के अंदर लगाते हैं, वो कह रहे थे जी हमें मंगाना पड़ता है। मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान में वो बन रही हैं, जी हाँ बिल्कुल बन रही है। पहले चाइना से इंपोर्ट था, हम अपने प्रोजेक्ट्स पे भी लगा रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्स हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रही है वो। बिल्कुल ठीक है। मोनिस भाई, आप माइक लीजिएगा। मोनिस भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि IEEE 11th एडिशन में अब आप आ गए, पिछले 2 साल कोविड की वजह से ये नहीं हो सका था। कितना इंतज़ार करते हैं जितने भी एग्ज़िबिटर्स हैं, जैसे हमारे साथ बैठे हुए शिराज भाई, इस तरह एग्ज़िबिटर्स को कितना इंतज़ार होता है, और पिछले 2 साल में क्या फ़र्क पड़ा?
देखें, सबसे पहले तो नसीम भाई आपका बीटीवी की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक मौका दिया। और माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी कवरेज होती है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल इवेंट हो रहे हैं। ये एक फ़ोरम है हम अपनी बात आगे पहुंचाने का, और ये दो तरफ़ा होता है। आपके जो सवालात होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे जहन में ऐसी आती हैं जो शायद इस वक्त ना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने अगले इवेंट को उससे बेहतर करें। इसी तरह से हमें एक मौका मिलता है कि जो कुछ हमने किया, जो हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो लोगों के सामने पेश कर सकें। अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इवेंट है जिसका लोग पूरे साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। उसकी दो वजूहत हैं कि ये वाहिद इवेंट है जो कि प्योरली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कवर करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो बड़ी सिलेक्टिव ऑडियंस होती है। इसमें देखें, आपको फैमिलीज़ नज़र नहीं आएंगी, इसमें आपको छोटे बच्चे नज़र नहीं आएंगे। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट इवेंट, ये बड़ा फोकस किस्म का इवेंट है। जो एंड यूज़र है, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, वही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो अगर 10 लोग स्टॉल पे विज़िट करते हैं तो उनमें से 8 लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्जिबिटर के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, उससे रिलेटेड हैं। तो ये इस इवेंट का एक बहुत बड़ा चार्म है। और 2 साल क्योंकि ये इवेंट नहीं हो सका, तो इस दफ़ा हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग हमें फ़ोन कर करके पूछते थे कि जी कब हो रहा है इवेंट, कहाँ ये इवेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी और हमारा जो इवेंट मैनेजर है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, उनकी एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, दो चीज़ें मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि IEEE का जो प्लेटफॉर्म है, हम उसमें एक चीज़ को प्रमोट करते हैं जिसको मैं कहूँगा कि 3 C's: कम्युनिकेट, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट। तो जैसा हनीफ भाई ने बात की कि जो इनके चैलेंजेस थे जब से ये IEEE के साथ एसोसिएट हुए, जो इनको कंसल्टेंट्स ने सपोर्ट दी, शायद ये पहले नहीं थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपस की कम्युनिकेशन हुई, आपस की कोऑर्डिनेशन हुई और आपस की कोऑपरेशन हुई। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ अगर हम हर लेवल पे इम्प्लीमेंट करें तो ये दो तरफ़ा फ़ायदे की चीज़ें। ठीक है, तो इस इट इज़ अ टू वे सोल्यूशन, विनिंग सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। और दूसरी जो एक चीज़ है, इस दफ़ा हम ख़ास उस पर फोकस कर रहे हैं, मेक इन पाकिस्तान। यार, पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ बन सकती है, उसमें गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए, हमने आपस में क्या कोऑर्डिनेट करना है। देखें, कोई भी कंट्री सारी चीज़ें खुद से नहीं बना सकता। हमें बहैसियत कौम ये देखना है कि हमारी रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, हमारा स्किल सेट कैसा है। तो हमें जाना है वैल्यू एडिशन की तरफ कि क्या चीज़ हमारे पास है और उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके हम उसको आगे ले जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों बड़ा एक इंटरव्यू वायरल हुआ था इंडोनेशियन कॉमर्स मिनिस्टर का। उसने कहा कि जी हम स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्ट किया करते थे तो हमारी उससे एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमने उसको वैल्यू ऐड करके स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए, तो हमारा जो जीडीपी और इकोनॉमी कहीं से कहीं पहुंच गया। तो हमें इस फोरम पे आपके तवज्जुह से ये सारी चीज़ें इनकलकेट करना है, लोगों को ये बताना है कि यार मेक इन पाकिस्तान का मकसद क्या है, हमारे प्रायोरिटीज़ एरिया क्या है। तो ये मेरी तरफ से कुछ गुजारिशात हैं और इसी को हम इन 3 दिन के इवेंट में कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। शिराज मालिक साहब को माइक दीजिएगा। शिराज भाई, आ, जैसे भी वैल्यू ऐड करने की बात है, जब इस तरह की आपकी अपनी प्रोडक्ट ST इंजीनियरिंग एंड सॉल्यूशंस ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है मुल्क में, इंटरनेशनली भी आपके रवाबत हैं और आप कोशिश कर रहे होते कि पाकिस्तान में ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाया जाए, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स में आते हैं तो जो वैल्यू ऐड करने की बात की थी मोनिस भाई ने कि मैं अपनी प्रोडक्ट में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जब आप तमाम जितने भी हमारे लोग यहाँ पर होते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में, कुछ लर्न करने का भी मौका मिलता है फ्यूचर के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ कि वैल्यू एडिशन के बगैर किसी भी मुल्क में आप वो ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते इकनॉमिकली और टेक्निकली। और ये पाकिस्तान के लिए और इस तरह के हालात में ये हमारे पास आखिरी सलूशन है कि अब हम प्रोडक्शन की तरफ और मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाएं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा। इंपोर्ट बिल हमारा दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बन सकती हैं, बननी चाहिए, वो नहीं बन रही और हम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर नथिंग। उसमें स्पेसिफ़िकली मैं अप्रिशिएट करूँगा वो ये कि हमारी जैसे प्रोडक्ट लाइन है जिसमें स्पेसिफ़िकली इंडोर लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग और प्रोफेशनल लाइटिंग जो कि स्पेसिफ़िकली बड़े प्रोजेक्ट्स में लगती हैं, जैसे रोड लाइटिंग हो गया, या
इनिशियली तो तकरीबन तमाम सामान या तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट होती थी और चाइना और दीगर ममालिक से आती थी, और हम बहुत बड़ा जीडीपी उसका वेस्ट करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल असेंबलिंग की तरफ बहुत अच्छी कंपनियां आ गई हैं, जिसमें लीडिंग ब्रांड्स हैं वो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं। और हमारी भी कोशिश है, आप मुझसे पूछेंगे तो बीइंग एसटी इंजीनियरिंग सोल्यूशन हमारा प्लैटिनियम स्पॉन्सर हैं हम, अगर तो हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मैं पाकिस्तानी कौम के लिए एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि एनवीसी ग्रुप इंटरनेशनल ग्रुप की सीईओ जो हैं वो इस वक्त IEEE में मौजूद हैं, और वो इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमारा लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में एक कंप्लीट सर्वे है हम कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन नेक्स्ट 6 ईयर और 1 ईयर हम यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन में आ जाएंगे और लोकल असेंबलिंग में ये जो लोकल असेंबलिंग है शिराज भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने मुल्क में बनाएंगे, एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया की सूरत में मौजूद है, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी उनके साथ मामलात तिजारती जो है वो बेहतर हो जाएं, ताकि बहुत सारी चीज़ों में हमें इवन हम भारत की जानिब देख रहे होते हैं। लेकिन हम अगर अपने इंजीनियर्स को, मोस्टली प्रोडक्ट चाइना से आ रही होती है आजकल, वो हर चीज़ ही बना रहे हैं तकरीबन, अगर हमारे लोग वहाँ जाके उनको भेजा जाए, उनको सिखाया जाए उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, और फिर उनकी जितनी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ पे ये मटेरियल बन रहा होता है, उनको जाके अगर विज़िट कराया जाए और फिर उसको डेवलप किया जाए, उनकी कुछ चीज़ें लाने के बाद यहाँ तैयारी की जाए, फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और उस सिलसिले में ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी प्रोडक्ट में, जैसे आबाद से भी हनीफ भाई मौजूद हैं और सर भी हैं, इन्होंने भी यही ज़िक्र किया, तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसमें कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है। अगर सिविल वर्क में कुछ कमी बेशी हो जाती है तो वो फिनिशिंग या इंटीरियर में छुप जाती है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, अगर वायरिंग के हवाले से या HVAC के हवाले से या आपने एस्केलेटर के हवाले से या इवन लाइटिंग के हवाले से, तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बड़े हार्मफुल हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैं, आपको सफ़र करना पड़ेगा हर लिहाज से। तो इस हवाले से जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी, एक तो तरीक़ाकार ये है कि जैसे लोकल असेंबलर्स आ गए हैं जो कि CKD SKD फॉर्म में प्रोडक्ट्स को अपनी ला रहे हैं और विदाउट QC QA के बग़ैर यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं, उनको गाइडलाइन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। हमारा जो मकसद है वो इस चीज़ को ओवरकम करना था। NVC इंटरनेशनल जो मुल्क 25 से ज़्यादा ममालिक में अपनी फैक्ट्रीज़ OEMs के साथ काम कर रही है, वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। अब अगर मैं कहता कि मैं फैक्ट्री ला रहा हूँ, यहाँ पे असेंबलिंग कर दूँगा और दैट सेट ख़त्म कर लेता और मैं मुख्तलिफ़ ब्रांड की या मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं कंपोनेंट्स उसके यहाँ पे बाय करके लाता, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे जो स्टैंडर्डाइजेशन है या QC QA है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। हम आपको अपना इक्विपमेंट देंगे, असेंबली के हमारे जो SOPs हैं आप उनको फॉलो करें और हम यहाँ पे प्रॉपर आपके इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे और वहाँ से हम अपने इंजीनियर्स को भेजेंगे और वो तकरीबन आपके पास 6 से 8 महीने गुजारेंगे और आपकी फैक्ट्री और असेंबलिंग एरिया को एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो कंप्लाई करके दिखाएंगे। और फिर ये होगा कि हम उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे पार्ट अदर देन पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। सिर्फ मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट को ओवरकम कर लेना या वहाँ पे प्रोडक्ट दे देना। हमारा जो अगला स्टेप है वो एक्सपोर्ट करना है उन प्रोडक्ट्स को ऐसे ममालिक में कि जो पहले से ही मुख्तलिफ लोअर ब्रांड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी होगी और इंशाल्लाह ताला हमारी लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ मोस्टली जो ज़ाहिर है, अब जर्मनी या वो तो हमारे इक्विपमेंट नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क ये हैं कि अफ्रीका है, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक हैं, बिल्कुल जा सकता है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इवन इस तरह के कई ममालिक हैं जहाँ पे जो है हमारी प्रोडक्ट जा सकती है और अगर वो कंप्लाई कर रही है एज़ पर स्टैंडर्ड है। वही मैंने बात की कि कंप्लायंस होनी चाहिए उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, एनेक्स स्टैंडर्ड हैं या UL लिस्टेड है या इस तरह के तमाम स्टैंडर्ड हैं, उनको प्रोडक्ट को कंप्लाई करना चाहिए
और उसके बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में यू कैन सेल इट इजीली, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली ROI बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं और ROI बेस्ड प्रोडक्ट होती है, ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होती, वो कंप्लाइंस स्पेसिफिक होती है। और वो कंप्लाइंस अगर आप मीट कर लेते हैं तो आप उसको पूरी दुनिया में किसी भी जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है हनी भाई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग चेयरमैन ऑफ आबाद एक बहुत बड़ा इदारा है और लाजमी तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है इस सिलसिले में, लाइट्स की सूरत में होती है जब आपका प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, आपकी ज़रूरत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिफरेंट गुड्स होती हैं, बटन्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं। और जिस तरीके से अब इंपोर्ट पे आहिस्ता आहिस्ता जितनी सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तो जितनी ये कंपनीज़ हैं ये कैसे सर्वाइवल कर रही हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम दिखाई देता है। इवन आपके कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में भी बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो आपको बाहर से मंगाना पड़ता है, अब उसमें ख़ुद सर्वाइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। ये जो हमारी यूथ है, जो हमारा यंग इंजीनियर्स हैं जो आ रहे हैं अभी, हमें क्यों ना इनको इस अंदाज से डेवलप करना चाहिए। हम बैचलर की डिग्री मिलने के बाद मास्टर्स की डिग्री देते हैं, हर साल जो है वो सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स हमारे पास आ रहे हैं। जॉब्स पता चलता है सैकड़ों में भी नहीं होती हैं, उसके बाद पता चलता है उनके लिए कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अगर हम अपने स्किल्स, जिन बच्चों की बहुत अच्छी है, पोजीशन भी ले रहे हैं, तीन पोजीशन होल्डर्स फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज़, 3 को आबाद स्पॉन्सर करती है, 3 को ऐसी कंपनीज़ बहुत हैं कि जो उनकी तैयारी के लिए चाइना या उन ममालिक के अंदर भेजें कि जो पाकिस्तान आने के बाद इन तमाम चीज़ों को डेवलप करें। देखिए पुरानों को नहीं कर सकते हैं, अब जो यंग जनरेशन आ रही है हम उनको भी एटलीस्ट उनके रोज़गार का भी सबब बनेगा जब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हमारी अपनी हो जाएंगी, इक्विपमेंट बन रहा होगा। इन बच्चों पे फोकस करने की ज़रूरत दिखाई देती है जो यंग पोजीशन ले रहे हैं। नसीर साहब, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि बीइंग एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमें मतलब इसकी मिसाल में इस तरह दे दूं कि सुई से लेके हवाई जहाज़ तक की ज़रूरत है इसके अंदर। और एक हमारे यहाँ एक जो कील है ना, उस कील का बड़ा रोल है जो शटरिंग के अंदर लगती है। और हम ये कहते हैं कि हमारे साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ पैरेलल चल रही होती है हमारी, जिनसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मिलते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में आज हम तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी तमाम का तमाम जितना मटेरियल से हम सारा लोकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी स्विचेस की और इनकी बात हो रही थी इलेक्ट्रिक के लिए, तो मैं आपको बताऊं अभी मैंने लाहौर भी विज़िट किया है रिसेंटली और गुजरांवाला भी विज़िट किया है मैंने, और कराची में तो हमारे कई दोस्त काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अब हर चीज़ लोकल यहाँ बन रही है। पहले स्विचेस वगैरह भी चाइना से आते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन पाकिस्तान कह लें या मेक ऑफ पाकिस्तान के लिए, जो भी वर्ड आप यूज़ करें, इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना हाई एंड क्वालिटी का इलेक्ट्रिकल स्विचेस, केबल, यानी जितना मटेरियल इतना अच्छा बना है जिसको सर्टिफाइड ISO 2001 ने सर्टिफाइड किया हुआ उसको। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कही है कि जो नया टैलेंट निकल रहा है उसके लिए जॉब किस तरह क्रिएट की, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है आफ्टर द एग्रीकल्चर, ये वाहिद इंडस्ट्री है कि जॉब क्रिएशन करती है कि एक आम सा बंदा अगर घर से उठ के आ जाए तो उसको फौरी जॉब मिल जाती है। यानी इतनी स्किल और नॉन अनस्किल लेबर भी हम उस पर लगाते हो। अब रहा कि अनस्किल तो हमारी लग गई, अब स्किल लेबर का हम क्या करें। स्किल लेबर के लिए हमारे पास हमने 2-3 अभी प्रोग्राम्स किए हैं, आबाद के अंदर के रिसेंटली किए हैं, कोई एक बकरीद से पहले और एक बकरीद के बाद मुहर्रम के दिनों में, जिसमें हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के थ्रू एक हमने सेमिनार किया और उसके साथ हमने एक MOU साइन किया है कि जितने भी फ्रेश लड़के आर्किटेक्ट बन के निकलते हैं हम अपने मेंबर्स को उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये फ्रेश लड़के हैं जिनको इंटर्नशिप के ऊपर हम हायरिंग करते हैं। और हायरिंग करने के बाद उनको आबाद का मेंबर 30,000 रुपीज़ उनको एज ए कॉन्ट्रैक्ट में देता है और वो वहाँ काम भी चूँकि वो पढ़ कर आते हैं, प्रैक्टिकल तो उनके पास नहीं होता, तो हम अपनी साइडों पे उनको स्किल भी बनवाते हैं उनको। जी एक्चुअल प्रैक्टिकल वो। फिर हमारे साथ हमने एक और काम किया है कि हमारे साथ एक NGO है जर्मन की, GIZ के नाम से, उसने हमने बच्चे दिए उनको, उन्होंने अपने रिसोर्सेज से हमें तकरीबन कोई 50 लड़के सर्टिफाइड कोर्सेज करके दिए, उनको हमने अपनी साइडों पे लगवाया है।
और इसी तरह उनको भी इंटर्नशिप के लिए दिया उनको, और हमने अपनी साइटों पे लगा करके हमने मेंबर्स को कहा कि जी इनको 30,000 रुपीज़ देने हैं और इनको आप काम पे लगाएं। एक ये काम किया हमने। फिर इसके बाद नर्स के साथ हमारी एफिलिएशन है। नर्स के जितने भी लोग आते हैं, आपात के अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, उनको कोर्सेज़ कराए जाते हैं। वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल में चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो कंस्ट्रक्शन में वो हमारे पास आ जाते हैं। फिर न्यू टेक के अंदर हम बहुत बड़ा कोर्सेज़ करा रहे हैं, वो हमारे पास बहुत सारे स्किल्स लेबर आती है, हम उनको अपने पास हायरिंग करते हैं हमारे। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है कि कोई एक प्रोजेक्ट अगर आज सपोज़ मैं लॉन्च करता हूँ तो 100 लेबर मुझे मिनिमम चाहिए, जिसमें स्किल एंड अनस्किल लेबर दोनों शामिल होती है। और इसका मतलब ये हो कि 100 आदमी का मतलब हो गया कि 100 ख़ानदान एक प्रोजेक्ट से चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त थोड़ा सा फुकदान है, हमें थोड़ी सी फ़िक्रें हैं, चैलेंजेस हैं, चूँकि आपको ख़ुद पता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ी अल्टीमेटली डबल हो गई है। स्टील कहाँ चला गया है, सीमेंट कहाँ चला गया है, केबल जो आज IEEE के अंदर शायद इसकी भी हैं, स्विचेस भी हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी है, प्राइस इनकी अल्टीमेटली डबल होगी, जो हमारे लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें सिर्फ डर और ख़तरा से भी इस चीज़ का है अपनी लोकल प्रोडक्ट महंगा होना परेशानी एक के परेशानी सबब है, है। तो इंपोर्ट हम कैसे करें? नहीं, इंपोर्ट तो आप कर ही नहीं सकते आज, चूँकि देखिए इंपोर्ट करने में जैसे हमारे मालिक साहब ने कहा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज सारा चला जाता है। और मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, इतना टैलेंट मौजूद है। और मैं नसीम साहब आपके इस चैनल से एक और गुज़ार करूँगा कि जो बदर एक्सपो सोल्यूशन नाम ही सोल्यूशन है कि वो उसका हर चीज़ का इलाज है उसके पास, कि वो ये लगाता है और लोगों को अवेयरनेस देता है। जो आप लोग आइडियाज़ की जो लगाते हैं यहाँ पर एक्सपो जो लगती है, आप देखिए पाकिस्तान क्या नहीं बना रहा है। पहले हम मोहताज होते थे कि दूसरे मुल्कों से हम अपनी चीज़ें मंगाते थे। आज हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुद कफ़ील हो गया है कि आम हर चीज़ बना रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनना है हमारे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। और मैंने कहीं एक रिसाले में पढ़ा था, एक अमेरिकन टाइम्स मैगज़ीन है, उसके अंदर मैंने एक जुमला पढ़ा था, वो मेरे पास बहुत सेव करके मैंने उसको रखा हुआ है। उसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, पाकिस्तान इज़ ए स्टिल वर्जिन, यानी ये लफ्ज़ उसके अंदर लिखा हुआ है। यानी इतनी मादनियात है। आप बलूचिस्तान चले जाएं, बलूचिस्तान में क्या नहीं है आपके पास, सिंध में क्या नहीं है आपके पास कोयला इतना है कि आप इंडिया की बॉर्डर तक जा रहे हैं अंदर, वहाँ तक आपके पास कोयला है। बात गैस, सिर्फ उसको कोयला, इम्प्लीमेंटेशन करने की तांबा, जरूरत है। each हर and चीज़ है, everything हर is चीज़ available. available। अगर हुकूमत थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को किसी से, आप अमेरिका से भी आप 2 हाथ आगे जा सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है आपके पास, इतना आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर लोग हैं, इतने आपके पास स्किल्ड लोग हैं कि क्या नहीं बना रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं शायद अपनी गुफ्तगू का एंड में इस तरह करूँ कि आइडियाज़ के अंदर जो मैंने देखा है, तो इससे ऊपर तो कोई चीज़ मैं नहीं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कोई बिल्कुल चीज़। सही बात, सबसे बड़ा इवेंट है सर, सबसे बड़ा पाकिस्तान इवेंट का। है पाकिस्तान का, बिल्कुल और उसके सही। अंदर क्या चीज़ नहीं है, आप खुद बेहतर समझते हैं। तो इससे बड़े और क्या चीज़ पाकिस्तान बनाएगा, आप मुझे बताएं। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पोटेंशियल, इतनी चीज़ है। तो आइडिया से तो मैंने आइडिया लगाया कि पाकिस्तान का आइडिया अगर लगाया जाए तो हम बहुत ऊपर बहुत ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर है। मोनिस भाई, जैसे अभी हनीफ भाई ने भी बात की, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास टैलेंट है, और जिस तरह आबाद में जो बच्चे आ रहे हैं उनको एटलीस्ट कि वो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, उनको स्टार्ट में 30,000 रुपये की जॉब तो मिल रही है, वो सिर्फ उनका किराया है। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आने के बाद, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स करके आया, थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त किस्म की हमें तालीम मिली, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत मुख्तलिफ था। कॉलम पढ़ाया गया हमें, उस दौरान में इदारिया पढ़ाया गया, तो वो तो आदमी लिखता ही 60 साल के बाद है, जब लिखते लिखते लिखारी हो जाता है, तो उसके बाद तो वो प्रैक्टिकल टोटली डिफरेंट होता है। रिपोर्टिंग स्टार्ट करता है बच्चा, सब एडिटिंग स्टार्ट करता है, मैं एक सहाफ़त की बात कर रहा हूँ, उस पर इतना फोकस नहीं होता। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है ये टोटली डिफरेंट है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप माशाल्लाह IEEE ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसमें अगर हम एक सेमिनार, जैसे अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ फिर सेमिनार शुरू होने जा रहे हैं, आप एक सेमिनार सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हो जो पाकिस्तान भर से आप बुलवाएं, 1 2 3 4 5 जिनकी पोजीशन थी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको मौका दें आप बोलने का। हनीफ मेमन साहब
शिराज भाई जैसे लोग यहाँ बैठे हों जो अपने 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 कामों में बहुत आगे माशाल्लाह जा चुके हैं, और उन बच्चों का विजन तो सुने कि वो क्या, आने वाला बच्चा क्या सोचना चाहता है, क्योंकि ये एक दफ़ा भी सुनेंगे तो ये समझ जाएंगे कि इस बच्चे में जरासीम कितने हैं, ये कहाँ तक जा सकता है, ये बात सुनने के बाद ही बता देंगे वो। तो एक सेमिनार ऐसा होना चाहिए, और फिर उन्हीं में से जो समझ में आए, तो हनीफ भाई भी माशाल्लाह साहिब इस्तात हैं, शिराज भाई भी हैं, ये ख़ुद खड़े हो जाएंगे, इस बच्चे को और ज़्यादा तालीम लेके मैं अपने पास रखूँगा। हनीफ भाई कहेंगे वो आबाद के साथ रहेगा, शिराज भाई कहेंगे वो ST इंजीनियरिंग के साथ रहेगा। नसीम भाई, आपने बड़ी हमारे दिल की बात कर ली। अब इस सवाल का मैं ज़रा जवाब देने में टाइम लूँगा। देखें, आपकी हनीफ भाई ने जो बात की मैं उससे फुली एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है। हमारे पास हर किस्म का टैलेंट है, हर किस्म की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों। हमारे ही इंजीनियर्स हैं, हमारे ही डॉक्टर्स हैं जो हर जगह टॉप परफॉर्मर्स हैं। सर टॉप परफॉर्मर मुल्क से चला जाता है। यूएई में देख लें, मैं उसी पे आ रहा हूँ, यूएई में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, हर जगह वो टॉप परफॉर्मर्स हैं। यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ आप उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। एक और चीज़ की जो मैं बात करूँ, ग्रेजुअली जो हमारी नई जनरेशन है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। एक चीज़ की मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी होती जा रही है। तालीम के साथ एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है तरबियत। जी हाँ। हमारे जो बच्चे हैं बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, 70 लाख की गाड़ी में जा रहे होते हैं, शीशा नीचे करके सड़क पे जूस का डब्बा फेंक देते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे बहुत फुकदान है। वही बच्चा यूरोप, दुबई, अमेरिका में ये हरकत नहीं कर सकता, सिस्टम अलाउ नहीं करता, वहाँ की अपब्रिंगिंग, वहाँ की तरबियत अलाउ नहीं करती। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको नॉलेज दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेस के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है विजडम। अच्छा, वो विजडम कहाँ से आएगी? वो विजडम आती है एक्सपीरियंस से। अपना एक्सपीरियंस गेन करने में आपको लगेंगे 20, 25, 30 साल। तो एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये जो आपने अब बात की, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। तो इसके लिए जो 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, मज़ीद करेंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो 2, 3, 4 महीने लगाएंगे अगर किसी इंडस्ट्री में, आबाद में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ST सोल्यूशन जैसी कंपनीज़ में, तो वो इनके एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। और अच्छा और अक्लमंद आदमी वो होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से तजर्बा हासिल कर ले, बजाय इसके कि अपने एक्सपीरियंस का इंतज़ार करे। तो ये दिस इज़ वन पार्ट ऑफ आंसर टू योर क्वेश्चन। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात सर सिर्फ इंटर्नशिप से काम नहीं हो रहा है। नहीं, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। दूसरा जो आपने कहा ना कि वो जो एक टॉप चैलेंज को पिक करना, उनकी बात सुनना, समझना कि यार इसके जहन में क्या है और कहाँ हम इसको गाइड कर सकते हैं, ये एक्टिविटी हम ऑलरेडी IEEE के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी एक बड़ा रिलीजियस और बहुत ही रेगुलर इवेंट होता है जो हम फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए करते हैं कंट्री वाइड, विच इज़ एन स्टूडेंट सेमिनार, जिसमें जितने भी फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के, वो आते हैं, अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स, अपना थीसिस प्रेजेंट करते हैं। उसमें IEEE के मेम्बरान्स भी होते हैं, एकेडमिया के लोग भी होते हैं, इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं। सर अगर कराची में हो रहा है तो कराची की यूनिवर्सिटीज़ के ही लोग आएंगे, वो बच्चे अफोर्ड तो नहीं कर सकते। बाहर उसमें अब ये है कि आजकल तो आपको पता है ना, ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम ये सेमिनार पिछले 2 सालों से हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं। वो जूम पे, गूगल मीट पे अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, उसके डेमोज दिखाते हैं, उसकी वीडियोस देते हैं, लेकिन इसी चीज़ को हम आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं। IEEE में भी ये फैसिलिटी मौजूद है। जी, हम IEEE या जो सेमिनार है ये जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ये वाला जो सेमिनार है ये बेसिकली फॉर द प्रोफेशनल्स है, और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे 2 इवेंट्स होते हैं। एक हमारा जो सिम्पोजियम होता है, उसमें सेकंड डे ऑफ सिम्पोजियम, जो पहला हाफ डे ऑफ द सेशन होता है, दैट इज़ स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट्स। और इसी तरह से हम एक फुल डे इवेंट करते हैं जो कि रोटेट करता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो लास्ट ईयर हमने वो किया था PNEC नस्क के साथ। इस दफ़ा जो हमारा प्लान है वो DHA सुफ़ा, और इसी तरह से वो हम रोटेट करते चले जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी हो रही है, लेकिन यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि इसको मज़ीद एनफोर्स करने की, एनहेंस करने की, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब वो जिसको कहते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए कि नशिस्तन, बर्खास्तन, गुफ्तन, ये नहीं हो। मतलब एक चीज़ हो, उसका फॉलो अप हो, उसका रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए।
तो ये दिस इज़ माई टेक ऑन दिस। बिल्कुल, जैसे शिराज भाई अभी मोनिस भाई ने बात की, हनीफ भाई ने बात की, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिस तरह के मुल्क के हालात होते जा रहे हैं, कल बच्चों का क्या फ्यूचर है, ये बहुत बड़ा एक सवाल दिखाई दे रहा है। और मोस्टली लोग बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, वो बाहर चले जाएँ। हम अगर मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजें? जितने बच्चे पोजीशन होल्डर्स होते हैं, मैं टॉप 5 की बात करता हूँ, उससे ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर हम उन यूनिवर्सिटीज़ को काउंट करेंगे, उन बच्चों की तादाद 50 भी नहीं होगी। टॉप 5 की बात करता हूँ, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की 50 बच्चे चले हम अडॉप्ट करते हैं। क्या इस मुल्क में 50 कंपनीज़ नहीं है कि हमारा पोजीशन होल्डर बाहर नहीं जाना चाहिए? सर, जाता पोजीशन होल्डर ही बाहर है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जब अपना सीवी वो बाहर भेजता है या अपनी रिपोर्ट भेजता है कि मैंने टॉप पोजीशन एनईडी यूनिवर्सिटी में हासिल की है, तो उसके बाद उसको कहते हैं यार ये काबिल ज़रूर होगा, इसको चेक कर लेते हैं, उसको जॉब मिल जाती है। नहीं मिलती तो एक आम बच्चे को नहीं मिलती। हमारा टॉप 5 बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा टॉप 5 डॉक्टर बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा टॉप 5 इंजीनियर बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो टॉप 5 जब पाकिस्तान के अंदर होगा तो वो 50 तैयार कर लेगा नीचे। आप जैसे लोग जब मिलेंगे, तो क्या 50 ऐसी कंपनीज नहीं है जो एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकें? हनीफ भाई एक बच्चे को अडॉप्ट करें, शिराज भाई एक बच्चे को अडॉप्ट करें, एक एक बच्चा, कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा? मैं तो ऐसे 50 बच्चे अडॉप्ट करने को तैयार हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका ज़्यादा वक्त ले जाऊँगा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूँ कि मैं इस फील्ड से, लाइटिंग फील्ड से मेरा 30 साल से ताल्लुक़ है। 25-30 साल हो गए हैं मुझे। और मैंने स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, मैंने जब अपना बिज़नेस शुरू किया और ये स्टार्टअप लिया, तो मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास था कि मैंने ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में अप्रिशिएट करना है और उनको इनकरेज करना है और उनको लेना है अपने पास। आप यकीन मानिए कि मेरी अगर सक्सेस का, मैं इस वक्त लाइटिंग फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा टैक्स पेयर हूँ, इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग फील्ड में। और इसी तरह मेरी कंपनी के जो टर्नओवर्स हैं और वो सारा सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश के बाद मेरे तमाम एम्प्लॉयज़ की कोशिश है। मेरे पास जो इस वक्त प्रोफेशनल टीम है लाइटिंग फील्ड में, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आल्दो कि उनको 50-50 साल, 30-30 साल, 40-40 साल हो गए हैं पाकिस्तान में काम करते हुए, क्योंकि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो टैलेंटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और डिवोशन के साथ काम करते हैं। तो मुझे तो ऐसे लोगों की तलाश होती है। और आप यकीन जानिए कि एयरपोर्ट पे या किसी भी जगह, किसी इंटरव्यू में, किसी भी जगह मुझे अगर एक अच्छा बच्चा नज़र आता है जिसमें ग्लेयर देखता हूँ, हाँ, स्पार्क है। तो स्पार्क देखता हूँ मैं। कल एक स्टूडेंट मेरे पास विज़िट करने आया स्टॉल पे, मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो सारी चीज़ों को देख रहा था और वो सारा, तो मैंने उसको फॉलो किया, उसके सारे रिफ्लेक्सेस को मैं नोट करता रहा और मैंने उसका इंटरव्यू किया और मैंने कहा इफ़ यू नीड द जॉब तो आप मेरे पास ज़रूर आइएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर या एक्शंस जो थे वो मुझे बता रहे थे कि इस बच्चे के अंदर ग्लेयर है और ये बच्चा एक दिन जो है वो ज़रूर आगे जाएगा। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो टैलेंट है उसको हाथों हाथ लेना चाहिए। 50 बच्चे हमें उठाने चाहिए सर, जी बिल्कुल लेने जो पोजीशन टॉप 5 है। जी बिल्कुल अगर हमने वही मुल्क से बाहर जाने दिए सर, इस वक्त वो दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज में कहीं CEO लगे हुए हैं, कहीं वो मैनेजिंग डायरेक्टर लगे हुए हैं। वाई नॉट इन पाकिस्तान? वो मेरी पाकिस्तान की प्रोडक्ट थी, वो बाहर चली गई क्योंकि हमने उनकी केयर नहीं की, हमने उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की कि जिनकी ज़रूरत ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए, मैं IEEE के प्लेटफॉर्म से एक्सपोजर प्रोग्राम है, उसमें बात तो ये होनी चाहिए जी आपकी प्रोडक्ट क्या है, वो तो सबको पता है क्या है। ST इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की प्रोडक्ट हनीफ भाई को कौन नहीं जानता है, मोनिस भाई को कौन नहीं जानता, आप लोगों को तो सब जानते हैं। लेकिन आने वाले बच्चे के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। मैंने 3 दिन इस पे फोकस किया है सर। मेरा मेन फोकस अपनी गुफ्तगू का यही रहा है, मैं हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। हम यहाँ कमाने तो नहीं आए हुए सर, हमने बनाया क्या, हमने कमाया लेकिन बनाया क्या। मेरा क्वेश्चन ये। हनीफ भाई को ज़रा माइक दीजिएगा। जी हनीफ भाई। जैसे आपने नसीम भाई कहा कि हम जो फ्रेश बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करें और उनको फर्दर हम कोई अच्छी तालीम दें, तो मैं आपको साथ साथ ये बताता रहूँ कि आबाद के हमारे कई मेंबर्स, कई साबिक चेयरमैन, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन मुझ समेत,
हमने नस्ट में एक एक बंदा, एक एक स्टूडेंट जो है ना, वो हमने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और उसको हम देखिए हम वो उसको पोजीशन तालीम होल्डर दे है। रहे जी मेरा फिर जी सवाल है, जी, वो ऐसा पोजीशन नहीं हो होल्डर। कि हनीफ भाई के दोस्त का सर बच्चा था वो नहीं अडॉप्ट नहीं कर लिया, सर, ये नहीं होना चाहिए सर। वो बैरिक नस्ट हमें रिकमेंड करती है, फिर बच्चों की लिस्ट आबाद में आती है, और आबाद में आने के बाद उस एक मेंबर हमारा उसका ख़र्चा उठाता है। और कल फिर रात को बहरिया ऑडिटोरियम के अंदर नस्ट का एक प्रोग्राम है, इसी डोनर्स के हवाले से कि फ़र्दर हम अडॉप्ट करें बच्चों के लिए। कल रात को उसका भी प्रोग्राम है। एक सवाल तो आपका ये हो गया। दूसरा सवाल शायद आपने किया था कि किस तरह हम इनको रोकें यहाँ पे। अपने देखिए, मुल्क अब में रोकने रोकें का सर, अपने टैलेंट को रोकें। अब रोकने का मैं एक जवाब आपको देता हूँ। मैं, मेरा बहुत अच्छा प्यारा दोस्त है और ही इज़ ऑल्सो बिल्डर। बच्चे को उसका देखिए ना, बच्चों का जहन के ऊपर वालिदैन को तालीम देनी चाहिए, जहाँ उसका इंटरेस्ट हो, जहाँ उसको ये लगे कि मैं इस फील्ड के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकता हूँ। अब उस बच्चे का ये था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। आपको शायद याद होगा भी, रिसेंटली कोई 2.5-3 साल पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों, लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जो है इलेक्ट्रिकल कार बनाई थी। हाँ, आपको याद है? वो मेरे ख्याल है कोई वो जी बिकी भी बड़ी जी, महंगी, कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट थी थी जी। 300 मिलियन। अब उसके अंदर वो हमारे दोस्त का बच्चा, मेरा भतीजा शामिल था उसके अंदर, Very good. जिसने ये इनोवेशंस की उन्होंने ये। अब हुआ कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि इस तरह के जो टैलेंटेड होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा फैसिलिटेट करे, उनसे काम ले आगे, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी कायम करे। वो बच्चा चला गया जर्मनी में, आज वो जर्मनी के अंदर काम कर रहा है, और बड़ी और पोजीशन पे कर रहा जर्मनी होगा। के अंदर BMW कंपनी के अंदर लगा हुआ है वो। तो ये आपके से कि हमारे बच्चों का फ्यूचर तो देखें, हमें उनको सपोर्ट करके यहाँ रोकना है, हमें उनको प्रोफेशनल बनाना है, हमने उनको बिहेवियर की तालीम, हमने उनके अपने विजडम के लिए उनको तौर तरीके सिखाने होंगे ताकि वो यहाँ रहे। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास फैसिलिट हम नहीं कर पाते हैं, बच्चे दिल बर्दाश्त होकर चले जाते हैं मुल्क से बाहर, और वहाँ जाके एक अच्छी जॉब मिल जाती है उनको, फिर वो जाहिर सी बात है। अब जैसे एक और मैं आपको बताऊँ, हमारे ही पाकिस्तानी, मेरा इमीडिएट नेबर है, उसका बड़ा भाई अमेरिका के अंदर है। मुझे बताओ, दुनिया की हिस्ट्री में पहला आदमी है जिसने इंसान के दिल में सूअर का दिल डाला है उसके अंदर। वो देखें आप, वो और हमारे वो हमारा पाकिस्तानी है वो। तो क्यों लाइक ऑफ दिस टाइप ऑफ इंजीनियर्स कह लें, डॉक्टर्स कह लें, प्रोफेशनल्स कह लें, कि हम उनको यहाँ पर सपोर्ट दें तो हमारे बच्चों का फ्यूचर इसी तरह स्टैंड कर सकता है। अदरवाइज़ तो ये बच्चे सब बाहर चले जाएंगे। सब चले जाएंगे। यानी भाई ये जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एंड IEEE आपके साथ आबाद का भी प्रोग्राम होता है, तो ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ओवरऑल पाकिस्तान के लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं। जी माशाल्लाह, ज़ुहैर नसीर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और काफ़ी हमारे आबाद के भी इन्होंने एक्सपोज किए हैं इसी एक्सपो सेंटर के अंदर। और हमेशा जब भी ये कोई काम करते हैं, कोई नया ही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी अवेयरनेस लोगों को मिलती है, नई टेक्नोलॉजीज़ मिलती है लोगों को, इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान की तरक्की का एक राज ये एक्सपोज भी हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि देखें, अभी हम जो बातें करें कि मेड एज पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान, जो चीज़ें अभी यहाँ बन रही हैं और जो चीज़ें हम यूटिलाइज़ करें, देखें हम तो इतनी चीज़ें यूटिलाइज़ करते, इतना मटेरियल यूज़ करते, तो हम तो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पहले टाइल आता था, आप देखिए चाइना से टाइल बंद हो गया, पाकिस्तान का टाइल कम है। हमारे पास बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं, हम सारा लोकल टाइल यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव, मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ, बुराई के अनुसार से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब अब क्वालिटी के लिहाज से करें तो पाकिस्तान का टाइल आपको पता है पूरे साउथ अफ्रीका में जाता है, कीनिया जाता है, मोम्बासा जाता है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स सारा साउथ अफ्रीकन कंपनी जाता है, श्रीलंका जाता है, बांग्लादेश भी जाता है। तो आप गवर्नमेंट अगर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुझसे किसी ने सवाल किया कि एज ए बिल्डर आप इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाते हैं, मैं कहता हूँ आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, हम चले जाते हैं उसके अंदर। पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, हम इंडस्ट्री लगा के करें क्या? आज पानी मेरा जो इंडस्ट्रियल एरिया से पानी ख़रीद के इंडस्ट्री चला रहा है, गैस है नहीं उसके पास, बिजली महंगी इतनी हो गई है, कैसे पूरा करेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़े इंसेंटिव्स दें। मैं कहता हूँ कि लोकल प्रोडक्ट्स इतना पाकिस्तान में बन सकता है, और किसी ने सही कहा है कि पाकिस्तान के स्टिल वर्जिन और इतना एक्सपोर्ट
कर सकता है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज, आपका ये कर्जा उतर जाएगा। आप बिलीव करें मेरी बात के ऊपर कि आप जितना मटेरियल पाकिस्तान में जो सब इतने लोगों से, इतने बिजनेसमैन से सुनते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो जाएगा तो कर्जा उतर जाएगा। तो आपको क्या लगता है, हम क्या कर्जा उतारने में इंटरेस्टेड नहीं है? जब हर आदमी कह रहा होता है इस तरह कर्जा उतर, जावेद मियादाद कह रहे थे इमरान खान साहब मुझे एक मौका दे, मैं पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार दूंगा। सर बात ये है कि देखिए, अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए तो क्यों नहीं उतर सकता है? टर्की ने उतार दिया ना कर्जा, कैसे उतारा है? पॉलिसीज मेकिंग होंगी, गुड पॉलिसीज बनेंगी तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। आज आपका एक बच्चा पैदा हो रहा है, 2.25 से 2 लाख रुपए मकरूज़ पैदा हो रहा है। जब हम छोटे होते तो हमें कहा जाता था कि यार आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 10,000 रुपये का मकरूज़ पैदा हो रहा है। उस 10,000 को देखें और आज 2.25 लाख रुपए को देखें। पॉलिसीज़ अगर अच्छी हों तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल जोन भी और बनने चाहिए, जैसे माजी में बने हैं। और मज़ीद फुकदान तो है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपके पास सो मैनी गेटवेज़ हैं इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, मटेरियल्स बनाने के लिए, तो क्यों नहीं कर सकते हम एक खुददार कौम है और एक पाकिस्तानी कौम है, एक इस्लाम के नाम पे बना हुआ एक मुल्क है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत भी करेगा और हम सब मिलके उसकी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। चाहे वो इंडस्ट्रियल की सूरत में हो, चाहे तामीरात की सूरत में हो, चाहे एक लेबर बेचारा पत्थर उठा रहा है या ट्रॉली चला रहा है, तो वो भी पाकिस्तान की तामीर में उसका भी इतना बड़ा किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है एक बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट को देने के लिए कि हमें हमारा स्टैम्प होना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, मेड इन पाकिस्तान। फ़ख्र से आपका सर हो जाए। आज हम ग्रीन पासपोर्ट के साथ जाते हैं तो हमें इतनी हकारत की नज़रों से देखी जाती। क्यों देखा जाता है हमारे? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बाहर है ही नहीं बाहर, हम सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। आज जूसेस तक आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये बंद होना चाहिए। कि हमारे मुल्क में पोटेंशियल नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर है। हम आज वर्टिकल पे क्यों जा रहे हैं नसीम भाई? उसकी वजह है, बताऊँ आपको। हम वर्टिकल पे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो सेफ हाथों में रहे। अगर आप सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सोसाइटीज़ कायम कर देंगे तो मुझे बताया, अनाज कहाँ से खाएंगे आप? फिर अनाज को इंपोर्ट करेंगे आप, फिर आप ज़र मुबादला बाहर भेज देंगे आप, ऐसे ही करेंगे फिर आप। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको हाई राइज के ऊपर जाएं और हमारा जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है हम उसको बचाएं, हम उसको सेव करें, ताकि इस मुल्क के अंदर जितना हमारा अनाज कह लें, सब्जी कह लें, फ्रूट कह लें। आप मुझे पता है इस पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जो नहीं होती, और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा फ्रूट है जो नहीं होता है। दुनिया हमसे लेके मंगाती है फ्रूट, ऐसा ही है, एक्सपोर्ट होता है। हम अपना जूस नहीं बना रहे और हम जूस नहीं बना रहे हैं, हम पल्प्स का जूस बना देते हैं, हम केमिकल्स डाल के हम जूस बना रहे हैं। आप दें, वो क्वालिटी दें, लोग हैं, बायर है, क्यों नहीं खरीदेंगे? बाहर जाके भी हम खरीदते हैं ना, पीते हैं, हमें जूस में फ़र्क पता चल जाता है, इवन कोल्ड ड्रिंक में फ़र्क पता चल जाता है। सिर्फ पाकिस्तान में क्या है और वहाँ क्या है। नसीबा सिर्फ फुकदान है। गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी दे दें। मैं कहता हूँ हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो 2 कदम आगे बढ़ के गवर्नमेंट का साथ देगा। बहुत शुक्रिया। मोनिस भाई, जाते जाते बस आप दोनों से ये जो पार्टनरशिप है IEEE एंड बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, प्लीज़। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आजकल के हालात में कोई भी अच्छा काम करना ना बहुत बड़ी बात है। आप कोई एक अच्छा काम कर लें, आप दादो तहसीन के मुस्तहिक हो जाते हैं। उस काम को रिपीट करना उससे अच्छी बात है। तो हम और बदर एक्सपो सॉल्यूशन तो 11 साल से ये काम करते चले आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर इवेंट पहले से बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ बदर एक्सपो सॉल्यूशन भी इस पे दादो तहसीन का मुस्तहिक है, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इसके ऊपर मुस्तहिक है कि उनकी अप्रिसिएशन की जाए, और जिन लोगों ने ये काम शुरू किया हमसे पहले वो भी इससे दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं। और एक आखिरी मैं ये मैसेज कहूँगा कि IEEE कोई अलग से चीज़ नहीं है। IEEE आप सभी लोग हैं, ये आपका अपना इदारा है। जो भी आपकी सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, एडवाइसेस हैं, मोस्ट वेलकम। हनीफ भाई के दरवाज़े हमारे लिए खुले हैं, हमारे दरवाजे इनके लिए खुले हैं। शिराज भाई का ही अपना फोरम है, ये जब चाहें हमें बुला लें, हमारे पास आ जाएं। कोई सेशन करना है, कोई इवेंट करना है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ये प्योरली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो जो कुछ हमने इस मुल्क से लिया है इसको लौटा रहे हैं। हम तो कहते हैं जी, हम तो वो हैं कि मोहब्बत है वतीरा जिनका, प्यार से मिलने पे हर एक के हो जाते हैं। इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते हैं। बस बिल्कुल, सोना नहीं है सर, जागना ज़रूर है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। शिराज मालिक भाई,
IEEE एंड बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आप सालों से यहाँ आ रहे हैं, इस इवेंट का हिस्सा हैं। कैसा वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी आ रही है? जो आपकी पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, बेहतरी क्या आ रही है? जैसे मैंने अभी देखा कि एक्सपो से एक्सपोयर, ऑफ कोर्स ये एक्सपोयर है, नए लोग मिले हैं, नए क्लाइंट्स आए हैं, अच्छे विजिटर्स आए हैं, प्रोडक्ट देखने को मिली है, मेरे कंपेटिटर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनकी प्रोडक्ट देख के मुझे कुछ नए आइडियाज़ जनरेट हुए हैं जो कि इंशाल्लाह मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये बेहतरीन फोरम है IEEE, और मैं वाकई जो आप कह रहे थे कि लोग वेट कर रहे थे, मैं वाकई 2 साल से वेट कर रहा था कि कब जो है वो हमारा ये इवेंट स्टार्ट होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है, बहुत अच्छे फुटप्रिंट्स हैं, बहुत अच्छे लोग आए हैं, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट्स जो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करते हैं प्रोडक्ट को, जो जैसे अभी हनीफ भाई भी बात कर रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन, मैं फिर यही कहूँगा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। आपने एक तामीर तो कर दी, आपने स्टोरी खड़ी कर दी, प्लाजा खड़ा कर दिया, मॉल खड़ा कर दिया, आपने कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, उसके अंदर जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी, स्विचेस की, लाइटिंग की, ट्रांसफार्मर की, केबल्स की, उसके स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी, आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये फोरम IEEE हमें यही बताता है, लोग जो कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, स्पेसिफायर्स आ रहे हैं, एंड यूज़र्स आ रहे हैं, हम उनको यही समझा रहे हैं कि आप प्रोडक्ट लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन उसकी तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें और अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। शेख शिराज मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोनिस सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। एंड कुछ कहना चाहेंगे? मैं नसीम साहब, सबसे पहले मैं आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम को बदर सॉल्यूशन के लिए तरतीब दिया और हमारे मौक़िफ़ के लिए हमें आपने बहुत टाइम दिया। मैं आपका भी और आपके तवस्सुल से ज़ुहैर नसीर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। IEEE का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज इस पैनल में हमें बिठा के हमारे मौक़िफ़ को सुना, और हम बेहद मशकूर हैं आपके कि इसी तरह आप ये इवेंट करते रहते हैं और हमें बुलाते रहते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच हनीफ मेमन भाई। आप ये तमाम के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे हुए IEEE के नहीं बल्कि मुल्क की बिज़नेस इंडस्ट्री के। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, आपने सुन लिया होगा इन लोगों को कि ये सिर्फ बिज़नेस करने का के लिए नहीं आए हुए, इनके दिल में सिर्फ बिज़नेस नहीं है, यहाँ पर इनके दिल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, कि जिसको हमने बात करने की कोशिश की इस प्रोग्राम में। एक्सपोजर हमने अपने बच्चों का बचाना है, उनका मुल्क में ही लगाना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाई देता है कि जो हमारे स्किल्स या जो हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं वो बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान के अंदर काम करें। इनके साथ ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की बनती है। ये लोग तो टॉप 5 को अडॉप्ट करने को तैयार हैं, क्या टॉप 5 को हमारी सरकार अडॉप्ट नहीं कर सकती कि वो बाहर जा रहे होते हैं? ये एक सवाल है हमारी सरकार से, जो हम IEEE के प्लेटफॉर्म से ज़रूर करेंगे। इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत दिखाई देती है। एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत अपने तमाम मेहमानों के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द फिर आपसे मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।